आइए कारगिल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। तो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 ने एक स्टेलर परफॉर्मेंस दी थी। इससे इंडियन एयरफोर्स का उस पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा था और इसी सक्सेस रेट से इम्प्रेस होकर इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी बड़े नंबर में मिराज 2000 को लेने का प्लान बनाया था। इनफैक्ट जब कारगिल वॉर खत्म हुई उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने 126 मिराज 2000-5 लेने का प्लान बनाया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसकी टेक्निकलिटीज़, इसकी पॉलिटिक्स और व्हाट इफ़ अगर हमारे पास मिराज 2000 होते बड़ी संख्या में, आज हमारी एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है और जो डायनेमिक्स हैं वो कैसी दिखती। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, कारगिल वॉर के दौरान ऑपरेशन विजय में मिराज 2000 का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। उसने काफ़ी एक्यूरेटली मुंथो ढालो या टाइगर हिल में काफ़ी प्रिसीजन से हाई एल्टीट्यूड बॉम्बिंग करी थी। इसके कारण ये इंडियन एयरफोर्स का एक सिल्वर बुलेट बन चुका था। अर्ली 2000s में एयर चीफ मार्शल के कृष्णस्वामी ने एक प्रपोजल रखा 126 एडिशनल मिराज एयरक्राफ्ट लेने का। ये तकरीबन 5 से 7 स्क्वाड्रन बना था मिराज एयरक्राफ्ट के। ही फेमसली सेड कि इंडियन एयरफोर्स को अपनी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ डिप्लीट हो रही है, उस डिप्लीशन को अरेस्ट करने के लिए ये जो 126 एयरक्राफ्ट हैं ये काफ़ी ज़रूरी हैं। उनका प्लान सिंपल था, 36 जेट्स हम फ्लाई अवे कंडीशन में खरीदेंगे सीधा फ्रांस से, और 90 जेट्स हम HAL बैंगलोर में लाइसेंस प्रोड्यूस करेंगे। इंडियन एयरफोर्स इसके पीछे इतनी डेस्परेट क्यों थी? इसके 3 कारण हैं। सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन। हमारे पास ऑलरेडी मिराज का इंफ्रास्ट्रक्चर था, हमारे पास ट्रेंड पायलट्स थे, हमारे पास ट्रेंड ग्राउंड क्रू था। इंडियन एयरफोर्स एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर को अवॉइड करना चाहती थी, एक 5वां या 6ठा एयरक्राफ्ट अपनी फ्लीट में डाल के। हमारा ये प्लान था स्टार्टिंग में कि हम मिराज 2000 और सुखोई 30 MKI इनसे पूरी एयरफोर्स का बैकबोन बनाएंगे। सुखोई 30 MKI एट दी एंड 272 के नंबर्स में इंडक्ट होते हैं और मिराज उस टाइम पर जो हम 50 के राउंड ऑपरेट कर रहे थे, 126 मिला के इनकी संख्या भी अराउंड 175-180 के आसपास पहुंच जाती। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन और एक अच्छा बैकबोन बन जाता। दूसरा रीज़न ये है स्ट्रेटेजिक डेटरेंस। मिराज 2000 इंडिया का प्राइमरी न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म था। और थर्ड रीज़न लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक परफेक्ट मैच था। मिराज 2000 का जो ऑपरेशन विजय में सक्सेस था, स्पेशली लाइटनिंग पॉड और लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के साथ, ये एक प्राइमरी रीज़न था क्यों इंडियन एयरफोर्स को ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा लग गया और उन्होंने इसके लिए आगे पुश करा। खैर, हम 126 एयरक्राफ्ट तो नहीं ले पाए, और वो क्यों नहीं ले पाए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन 2004 में हमने 10 मिराज 2000 का ऑर्डर फ्रांस में प्लेस करा अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये डील क्यों नहीं हो पाई। दोस्तों, डिफेंस डील्स में टेक्निकलिटी नहीं, ब्यूरोक्रेसी और इकोनॉमिक्स काफ़ी मैटर करती हैं। इस पर्टिकुलर डील के डूबने के 3 मेजर रीजंस थे। पहली बात, द प्राइस ट्रैप। डसॉल्ट एविएशन को ये पता था कि इंडिया को ये जेट चाहिए ही चाहिए, तो उन्होंने मिराज 2000-5 का जो पर यूनिट कॉस्ट कोट करा था वो उस वक्त के डेवलपमेंट स्टेज के रफाल के बराबर था। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये प्राइस काफ़ी एग्जॉर्बिटेंट लगा। जो दूसरा फैक्टर आता है वो आता है CVC यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का फैक्टर। ये जो CVC हैं, इनकी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी कि जो सिंगल वेंडर डील्स होती हैं, जो बिना कंपटीशन के हम खरीदते हैं किसी भी वेंडर से, वो पॉलिटिकली रिस्की है। क्योंकि इस डील के कुछ 15-20 साल पहले बोफोर्स का डील हुआ था और अभी भी हम बोफोर्स के डील के नाइटमेयर से बाहर नहीं निकल पाए थे। तो गवर्नमेंट को ये डर था कि बिना टेंडर के अगर डील करेंगे तो करप्शन के एलिगेशंस लग सकते हैं। इवन जो उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस, वो इंडियन एयरफोर्स की नीड के लिए तो काफ़ी सपोर्टिव थे कि इंडियन एयरफोर्स को मिराज 2000 लेने चाहिए, लेकिन वो इस बात के लिए काफ़ी कॉशियस थे कि एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा है और दूसरी बात ये कि एक सिंगल वेंडर कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं इस डील के साथ। तो उसके बाद फिर आगे जाके जो MMRCA का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्ट होता है। और जो तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न था इस डील के फेल होने का, वो थी खुद रफाल एयरक्राफ्ट की एंट्री। फ्रांस ने ये सिग्नल देना शुरू कर दिया था कि मिराज की प्रोडक्शन लाइन को बंद करके अब रफाल पर फोकस करेंगे। उन्होंने इंडिया को पुश किया कि आप मिराज को छोड़ो और रफाल को ले लो, जो कि उस वक्त नंबर 1 इंडिया के बजट से बाहर था और नंबर 2 उस वक्त रफाल उतना बैटल टेस्टेड भी नहीं था। डसॉल्ट ने एक्सप्लिसिटली इंडियन गवर्नमेंट को ये कहा था कि अगर आप एक फर्म कॉन्ट्रैक्ट 2005-2006 के अंदर नहीं साइन करते हैं तो वो मिराज की जो प्रोडक्शन लाइन है उसे परमानेंटली डिसमेंटल कर देगी और फिर वहाँ पे रफाल एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया में एक तो डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी काफ़ी स्लो है, तो इंडिया हेजिटेटेड और जो मिराज की लाइन थी वो 2007 में जो आखिरी ग्रीस का ऑर्डर था उसके बाद ये लाइन बंद हो गई। एंड आफ्टर दैट इंडिया वाज फोर्स्ड टू गेट इनटू अ मच मोर एक्सपेंसिव एंड अ कॉम्प्लेक्स MMRCA टेंडर। तो इन कारणों की वजह से मिराज 2000 की जो डील थी वो डील फेल हो गई। अब आप ये सोचिए कि अगर हमने अर्ली 2000s में ये फ्रांस की डिमांड्स मान ली होती तो आज एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कैसी दिख रही होती। मेरे को ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये कि आज कोई स्क्वाड्रन क्राइसिस होती ही नहीं। आज इंडियन एयरफोर्स के पास जो हमारे 29 to 30 स्क्वाड्रन्स हैं जिसके साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो जो 126 एयरक्राफ्ट अगर आ जाते हैं तो हमारे पास 5 से 7 एडिशनल स्क्वाड्रन्स होते हैं। तो हमारी जो टोटल स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है वो मेरे ख्याल से अराउंड 36 to 38 स्क्वाड्रन्स तक जा सकती थी।
सैंक्शन स्क्वाड्रंस की बात करें तो 42 है। अगर हम 36 to 38 के नंबर पर होते तो फिर भी काफ़ी क्लोज होते। दूसरी बात ये कि मिग 21 का रिटायरमेंट ये काफ़ी पहले हो जाता। 2010 तक हम सारे मिग 21 को रिटायर कर चुके होते, और जो उसके बाद जो एक्सीडेंट्स हुए, जो काफ़ी पायलट्स की भी डेथ हुई, शायद हम उस चीज़ को भी अवॉइड कर सकते थे। तीसरी बात ये जो कॉस्ट फैक्टर आता है, हम शायद उस टाइम पर एक काफ़ी बड़ा कॉस्ट पे कर रहे होते हैं मिराज 2000 के लिए, बट इन दी हाइंडसाइट अगर आप इसे देखेंगे तो ये हमें कंपैरेटिवली चीप पड़ता पोस्ट क्यूमुलेटिव कॉस्ट से जो मिग 21 की मेंटेनेंस और पायलट की डेथ से हुआ है। फाइनली हमने एक इमरजेंसी परचेज करी 2014-2015 के टाइम पे 36 एयरक्राफ्ट की, तो शायद अगर हम इनिशियल फ्रांस की डील ले लेते तो ये सारी जो कॉस्ट्स हैं, मिग्स को मेंटेन करने की कॉस्ट, रफाल्स को एडिशनल खरीदने की कॉस्ट, और जो पायलट्स की डेथ है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, उसको तो आप पैसे में तोल भी नहीं सकते हो, ये सारी कॉस्ट्स हमारी ना लगती। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो ये है कि अगर हमारे पास 150 या 180 मिराज 2000 होते तो शायद हम कभी रफाल की तरफ नहीं देखते, और आज जो रफाल के साथ हमारी कैपेबिलिटी डेवलप हुई है शायद ये नहीं हो पाती। तो ये एक फाइनेंशियल वर्सेस स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑफ आप कह सकते हैं। और जो एक आखिरी चीज़ मेरे को लगता है वो ये है कि जो तेजस का डेवलपमेंट है वो शायद स्लो डाउन हो जाता, बिकॉज आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा तेजस एयरक्राफ्ट जो है उसकी इंस्पिरेशन मिराज 2000 के एयरफ्रेम से ली गई थी। तो जब मिराज एक लाइट टू मीडियम वेट क्लास के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ही रहा है तो तेजस के लिए फंड्स रिलीज वगैरह शायद थोड़े से स्लो हो सकते थे। तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ इन सबका, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमने 10 स्टॉप गैप एयरक्राफ्ट लिए 2004 में, वही 126 एयरक्राफ्ट का रिक्वायरमेंट आगे चल के MMRCA 1 बना जो 10 साल तक चला और फाइनली कैंसिल हुआ। इसके कैंसिल होने के बाद हमने 36 रफाल लिए 2014-2015 में एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट से, और अब हमने MMRCA 2 जिसे MRFA भी कहते हैं उसका टेंडर लगाया है। इसके अंडर में हम 114 एयरक्राफ्ट सीख कर रहे हैं जो आगे आने वाले कुछ सालों में मटेरियलाइज होगा। एयरक्राफ्ट डील्स में गाइस टाइमिंग ही सब कुछ है, एक गलत डिसीजन और आप एक पूरी जनरेशन का टेक्नोलॉजिकल एज खो सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है हमारी एयरफोर्स के स्क्वाड्रन डायनेमिक्स कैसे दिखते हैं अगर हम उस टाइम पर मिराज 2000 खरीद देते हैं? मेरे को कमेंट्स में बताइए। एविएशन और डिफेंस की ऐसी ही डीप एनालिसिस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू कॉम्बैट एविएशन लैब्स। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।